हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडू फॉर ऑल। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सेशन में। इन दिनों चर्चा में रहे सारे ही मुद्दे, जो भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे रहे हैं उसकी चर्चा करेंगे हम। देखेंगे उससे रिलेटेड कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, जिसमें भी जीके जीएस करंट अफेयर्स के सेक्शन होते हैं, उसमें पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे करंट अफेयर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे हम डिस्कस करने वाले हैं। इंडस वाटर ट्रीटी, सलाल एंड बगलिहार डैम, आर्टिकल 201 52 नंबर के सीजेआई हमारे नए अपॉइंट हुए हैं, और S-500 जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे और उससे देखेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। राइट, पाकिस्तान ने इंडिया से कहा है कि जो हमारे इंडस रिवर और इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो भी रिवर्स डिस्ट्रीब्यूशन किए गए थे, उस पे पाकिस्तान ने कहा है इंडिया से कि हमारे तरफ जो आने वाली पानी है, जो जल की मात्रा है, जो रिवर्स को इंडिया ने अपने डैम के थ्रू उसके पानी को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है। किसी भी तरीके की हमने जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहलगाम में हुए जो भी इश्यूज थे, उसके तहत हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और जिसमें हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड यानी कि रद्द कर दिया है। इसी से संबंधित पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया है इंडिया से। तो चर्चा में रहा है इंडस वाटर ट्रीटी, इसे देखने की जरूरत है। इससे रिलेटेड क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चर्चा करते हैं। तो पहले इसे कुछ बेसिक समझते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी कब हुआ था और किस इसमें क्या प्रोविजंस हैं। राइट, तो इंडस वाटर ट्रीटी जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसे 1960 में डील किया गया था। और इंडस वाटर ट्रीटी को जो की बीच की जो मध्यस्थता है वो जो वर्ल्ड बैंक है उसके तहत की गई थी, उसके द्वारा की गई थी। तो हम यहाँ रिवर्स देख पा रहे हैं, इंडस रिवर, झेलम रिवर, चेनाब रिवर, रावी, ब्यास और सतलज। इन 6 रिवरों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत किया गया था, जिसमें कि हम ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, इन रिवर्स को पाकिस्तान को दिया गया था, और ये जो 3 ईस्ट फ्लोइंग रिवर है इन्हें इंडिया को दिया गया था। राइट, जिसके तहत ये कहा, जिसके तहत ये फीचर्स हैं इसके, इस ट्रीटी के तहत, कि इन जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है इसके पानी का यूज जो है, इसके वाटर का जो यूज है वो भारत रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट काइंड ऑफ चीजों में, जिसमें कि इरिगेशन और छोटे मोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट हम इंडिया जो है वो बना सकता है, वो कर सकता है। तो इंडस वाटर ट्रीटी हमने देखा साइन कब हुआ है, की परमानेंट, इसकी जो की बॉडी, एक बॉडी का यहाँ पे जिक्र है जो कि है परमानेंट इंडस कमीशन। परमानेंट इंडस कमीशन ये वही कमीशन है जिसके माध्यम से इंडस वाटर ट्रीटी के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट किया जाता है। राइट, डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन के लिए जो भी डिस्प्यूट्स रिलेटेड है, कमीशन, न्यूट्रल एक्सपर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इन सब के माध्यम से इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व करने की कोशिश की जाती है। तो क्वेश्चंस देखते हैं इससे। इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन व्हिच ईयर? इट्स इन 1960। किसके मीडिएशन से हुआ था? वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन मीडिएटेड द इंडस वाटर ट्रीटी? अभी चर्चा किया है, जवाब बिल्कुल आसान है। Which of the following river was allocated to India under Indus Water Treaty? Right, इंडिया को इस ट्रीटी के तहत कौन सी रिवर अलोकेट की गई है? चेनाब, इंडस, रावी और झेलम। तो हमने देखा कि चेनाब तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और इसके तहत 3 इंपॉर्टेंट रिवर को पाकिस्तान को अलोकेट किया गया है, इंडस भी पाकिस्तान को अलोकेट किया गया है और झेलम भी पाकिस्तान को अलोकेट किया गया है। तो राइट आंसर जो है हमारा वो है रावी। रावी जो है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर में आता है और इसके तहत जो रावी और ब्यास और सतलज, इन 3 जो रिवर्स हैं, इनके पानी का यूज कंप्लीटली सोवरन तरीके से इंडिया के द्वारा किया जाता है। What is the name of the body responsible for implementing the treaty? Option is River Control Authority, Indus Coordination Council, Permanent Indus Commission, Indus Dispute Board. Right? नाम से ही पता चल रहा है, परमानेंट इंडस कमीशन। यही वो बॉडी है जिसके जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस ट्रीटी से रिलेटेड सारे ही प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए। इट्स अ न्यूट्रल बॉडी। राइट, नेक्स्ट जो हमारा चर्चा का विषय रहा है उसमें, जो कि अभी पहले वाले टॉपिक यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी टॉपिक से ही रिलेटेड है, बगलिहार डैम।
चर्चा में रहे इस बगलीहार डैम के बारे में जानेंगे। कौन सी नदी पे ये बनी हुई है, किस नदी पे बगलीहार डैम, सलाल डैम जो है वो बने हुए हैं, और किस तरीके के प्रोजेक्ट हैं ये। तो सलाल डैम जो है आपका वो चेनाब रिवर पे बना हुआ है, जो कि एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। उसके अलावा बगलीहार डैम जो है ये भी आपका कश्मीर में लोकेटेड है और रन ऑफ द रिवर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है, और ये भी आपका चेनाब रिवर पे बना हुआ है। क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हैं, ऑन विच रिवर सलाल डैम कंस्ट्रक्टेड। ऑप्शन इज झेलम, रावी, चेनाब, सतलज। The correct answer is चेनाब। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि झेलम है, रावी है, सतलज है। तो ये अभी के टाइम में इतना महत्वपूर्ण विषय बना है, इतनी चर्चाएं में रही हैं, इसके कारण आपको ये क्वेश्चन के आंसर पता होने चाहिए, ताकि आप आने वाले एग्जाम्स में किसी तरीके की गलती या एक नंबर से चूक न जाए। राइट। In which Indian Union Territory are both Salal and Baghlihar dams located? ये तो बहुत ही इजी है, अभी तक हम जम्मू कश्मीर चर्चा कर रहे हैं, तो दिस इज इन जम्मू कश्मीर यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक जो कि करंट इवेंट में बने रहे हैं, जो कि हम देखते हैं आर्टिकल 201 से रिलेटेड है। इसी वर्ष हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के केस के एक जजमेंट में ये कहा है कि जो प्रेसिडेंट है या फिर जो गवर्नर है, इनको आर्टिकल 201 के तहत जो भी बिल्स हैं जिसको रिजर्व कर रखा जाता है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, उसको जो भी उस पर रिलेटेड डिसीजन देना होगा वो एक टाइम लिमिट में देना होगा, और वो टाइम लिमिट भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, विच इज 3 months। तो आर्टिकल 201 है क्या, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो भी स्टेट असेंबलीज हैं वहां पे जो भी उनके बिल्स होते हैं उससे रिलेटेड, और जो गवर्नर है उनके पास जब बिल्स को एसेंट के लिए भेजा जाता है, तो गवर्नर के पास जो भी पावर होते हैं उस बिल से रिलेटेड, या तो वो बिल को एसेंट दे देते हैं, या फिर उसको विदहोल्ड कर सकते हैं, या फिर उसको रिकंसिडरेशन के लिए देते हैं, और या फिर उनके पास अगला ऑप्शन होता है कि वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रख सकते हैं। तो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखने का ही प्रोविजन है आर्टिकल 201 में। तो अब जो आर्टिकल 201 है, इसके तहत अगर प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आता है तो प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है, क्या प्रेसिडेंट कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट भी अप्रूव कर सकते हैं बिल को, विदहोल्ड कर सकते हैं, अपने एसेंट को रोक सकते हैं। उसके अलावा डायरेक्ट गवर्नर को ये कह सकते हैं कि आप बिल को पुनः विधायिका में भेजें, और यदि वो मनी बिल नहीं हो तो प्रेसिडेंट जो है किसी तरीके की, अगर उन्हें वापस से वो बिल भेजा गया तो किसी तरीके की बाउंडेशन उन पे नहीं है कि उस बिल पे विद इन एनी टाइम फ्रेम, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम फ्रेम की जिक्र नहीं की गई है। पर ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा इसलिए भी रहा है जिसमें ये सवाल उठाया जा रहा है कि जो हम जब भी पॉलिटी पढ़ते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टेट एंड सेंट्रल के बीच का जो रिलेशन है उससे रिलेटेड, इसमें गवर्नर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम ये देखते हैं कि जो इसमें आपके चेक एंड बैलेंस, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेशलिटी, एक खूबी, एक फीचर्स है, उसमें चेक एंड बैलेंस की जो कॉन्सेप्ट है, चेक एंड बैलेंस के साथ साथ सेपरेशन ऑफ पावर, ये जो कॉन्सेप्ट है उसकी सेपरेशन ऑफ पावर्स की कहीं ना कहीं अवहेलना करता है, क्योंकि जो ये विधायिका से संबंधित जो भी शक्तियां हैं उसमें न्यायपालिका के हस्तक्षेप जो ये बताते हैं कि किस तरीके से न्यायपालिका विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है। अपने रीसेंट जजमेंट में, जैसे कि 2025 में मैंने बताया तमिलनाडु का केस था, जिसमें ये टाइम लिमिटेशंस को डिसाइड किया गया है कि विद इन टाइम फ्रेम, विद इन द स्पैन ऑफ 3 months प्रेसिडेंट और गवर्नर को एसेंट देने की जरूरत है स्टेट बिल्स पर। कुछ रिलेटेड केसेस हैं, जैसे कि शमशेर सिंह केसेस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, जिसमें कि गवर्नर के रोल को ये लिमिट करने की कोशिश की गई थी। गवर्नर के रोल को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग ही काम करने की सलाह दी गई थी।
अगला जो केस है वो है नबाम राबिया केस, जो कि 2016 का केस है। और इस केस में भी गवर्नर को ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि आप जो है किसी तरीके की आपके पास जो आपकी शक्तियां हैं, जो आपके पावर्स है, वो ऐसे अनलिमिटेड नहीं है। आप जो स्टेट्स के जो बिल्स हैं उसको आप अनलिमिटेड पीरियड के लिए प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए आप नहीं रख सकते हैं। इस तरीके की नवाब राबिया केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था। और आर्टिकल 163 का भी मिसयूज जो हो रहा था उसके अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था। किहोतो बोल्हान केस, इट इज ऑल्सो अगेन इट्स वेरी लैंडमार्क जजमेंट। किहोतो बोल्हान केस 1992 का, इसमें भी जो है जो गवर्नर के जो रोल है उसको न्यूट्रल रहने की जो सुप्रीम कोर्ट ने है उसने एडवाइस दी थी, राइट। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं कि आर्टिकल 201 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद Option is financial bills, president assent to the central bills reserved for the president consideration, state emergency. तो हमने अभी तक जितनी भी चर्चाएं की है उसमें तो हमें यही ऑप्शन सही लग रहा है, which is bills reserved for the president consideration, right? नेक्स्ट पे चलते हैं, who can reserve a state bill for a president consideration? It's very easy one, right? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, स्पीकर, ये रिलेटेड है आपका आर्टिकल 201 से, तो ऑब्वियसली है गवर्नर का रोल होगा इसमें। What can the president do under article 201? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और इसकी संभावना अधिक है आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने की। तो हम ऑप्शंस देखते हैं, गिव एसेंट, विदहोल्ड एसेंट, रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। जैसे कि हम जानते हैं प्रेसिडेंट सारा ही काम कर सकते हैं, तो प्रेसिडेंट के लिए ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, हु इज 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? हाल ही में प्रेसिडेंट ने 52nd चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, संजीव खन्ना, एन.वी. रमन्ना, भूषण रामाकृष्ण गवई, यू ललित। B.R. गवई, राइट। इन्हें हाल ही में 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है। इनकी कार्यकाल जो है वो 6 महीने की होगी। 30 नवंबर 2025 में इनकी जो कार्यकाल की अवधि है वही तक रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने S-400 से रिलेटेड रशिया जो है उनसे कुछ और इसके जो एक्सेसरीज हैं, जो भी एलिमेंट, जो भी इनके और कंपोनेंट्स हैं उसकी डिमांड की है रशिया से, राइट। चर्चा में ये भी रहा है कि अभी S-500 जो है रशिया ने S-500 की जो डील है वो इंडिया को दी है और कहा है, ऑफर दिया है, राइट। उसमें हम देखते हैं कि क्या जो S-500 है उसकी क्या ऐसी खासियत है जो उसको S-400 से और बेटर बनाती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो हम कुछ डिफरेंसेस इनके देख लेते हैं। ये जो S-400 है ये आपका 2007 का मॉडल है और ये 2021 का, इट्स अ रीसेंट मॉडल ऑफ रशिया। इसका पर्पस है एयर डिफेंस अगेंस्ट एयरक्राफ्ट मिसाइल्स, जो कि और F-500 जो है ये इसका एडवांस वर्जन है, वो जो है आपका मल्टी रोल कर सकता है और एडवांस एयर एंड स्पेस डिफेंस सिस्टम है वो। नेक्स्ट करते हैं टारगेट टाइप्स की अगर हम चर्चा करें तो ये जो है एयरक्राफ्ट, क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइल्स को टारगेट कर सकता है, को हिट कर सकता है। पर अगर S-500 की बात करें तो ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी डील कर सकता है, हाइपरसोनिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट कर सकता है, हिट कर सकता है, स्टेल्थ जेट्स को भी हिट कर सकता है, राइट। मैक्सिमम रेंज की बात करें अगर हम तो 400 किलोमीटर S-400 का रेंज है, वहीं S-500 की जो रेंज है वो 600 किलोमीटर है। अगर हम इसके जो एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटीज है इसके बारे में चर्चा करें तो जो S-500 है वो जो S-400 से इतना एडवांस है कि वो सैटेलाइट्स तक को इंटरसेप्ट कर सकता है, सैटेलाइट्स तक को टारगेट कर सकता है, और जो कि S-400 में नहीं है। यही S-500 को और विशेष बनाती है। अगला देखते हैं, तो रशिया ने ऑफर किया है इंडिया को S-500।
कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। S-500 मिसाइल सिस्टम इज डेवलप्ड बाय व्हिच कंट्री? ये तो आए दिनों अभी आप चर्चा में सुन रहे होंगे, अभी के लिए आपको जवाब देना बहुत आसान है, पर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम अक्सर और हमसे दिक्कत थोड़ी सी होती है याद करने की, रिकॉल करने की। इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ S-500 सिस्टम? इसकी जो S-500 नाम है, जैसे कि S-400 में नाम है, उसमें हमने देखा कि 400 किलोमीटर उसकी रेंज है, तो क्या S-500 जो है इसकी 500 किलोमीटर है? इसका आंसर है 600 किलोमीटर। कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के ऑप्शंस और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। Which Indian project is being developed as an alternative to such foreign system? भारत भी जो है आए दिनों फॉरेन सिस्टम्स जो कि फॉरेनर्स के एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे कि S-400, S-500, इस तरीके की कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड भारत भी है इंडिजिनस तौर पर अपनी एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहा है। हालांकि भारत के पास पहले से ही आकाशतीर एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, किंतु वो एडवांस्ड स्टेज वाले एयर डिफेंस सिस्टम को भारत डेवलप कर रहा है। तो कौन से प्रोजेक्ट के तहत? Answer is Project Kusha. Next one, what type of target can this 500 intercept? बताइए 500 जो है इतना एडवांस है तो किस तरीके के टारगेट्स को हिट कर सकता है? ऑप्शन है ओनली एयरक्राफ्ट, बिल्कुल गलत। ओनली सैटेलाइट्स, आंसर करेक्ट जो होगा वो एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड लो ऑर्बिट के भी सैटेलाइट्स को S-500 जो है वो हिट कर सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है। तो ये रहा हमारे अब तक का चर्चा में रहे हुए कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने देखा। आज की सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं और तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहें। थैंक यू फॉर